जो मजदूर होते हैं उसको रोजगार दिया जाता है सर। किस टाइप के मजदूर होते हैं? अच्छे से बोलिए, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। मनरेगा इतनी बड़ी योजना इतने दिन से चल रही है, आप लोगों को पता नहीं है कि वो किसके लिए है, कैसे है? थोड़ा तो बताइए, और बताइए किस टाइप के मजदूरों को ये रोजगार दिया जाता है? सर इसमें 4 तरह के लोग होते हैं, किस तरीके के होते हैं? कुशल, अर्धकुशल, हम्म सर 5 तरह के, एक सुपरवाइजरी करके और 2 है। ठीक ठीक, कुछ कुछ प्रयास कर रही हैं, कीजिए। इनका फिर अपना एक होता है सर, कितना 300 कुछ करके, ऐसे इसका बढ़ते रहता है, साल में शायद 2 बार बढ़ता है, जुलाई और दिसंबर में। हम्म और लोग कुछ बोले तो मनरेगा में मतलब कि किस प्रकार का काम होता है वो थोड़ा सा बताएं। बताएंगे? नहीं बता पाएंगे, कोई नहीं, चलिए ठीक है। देखिए कल जी जो हम सर, लोग किए बता रहा थे। हूँ। जी बताइए। मनरेगा का एक उद्देश्य है सर, टिकाऊ जैसे सड़कें, नहरें, तालाब, कुओं का जो ग्रामीण क्षेत्र में होता था, इनके बारे में सर, जिसके इसके निवास से 5 मीटर भीतर रोजगार उपलब्ध कराना है हम्म और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी करना है सर। हम्म यदि आवेदन के मतलब 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया गया है हम्म तो बेरोजगारी भत्ता के भी हकदार हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने सही बताया, बहुत अच्छा प्रयास है मैं विकास। भी ज्यादा पढ़ नहीं पा रहा हूँ सर, इसलिए पढ़ा तो हूँ लेकिन दिमाग से स्किप किया हुआ है। देखिए मेंस ये में सब अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं ना तो इन सारे चीजों को तो देखना ही पड़ेगा। तो जी जी चलिए जी, बजट नहीं के बारे में करूंगा सर, देखते स्टार्ट हैं। धीरे धीरे हर और रिदम में। बजट का इंट्रोडक्शन मैंने दिया, काफी लंबा लंबा इंट्रोडक्शन था, 5 मिनट का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था। और भी कुछ बातें जान लें। कोरोना के टाइम इसका ये दिन शायद इंक्रीज हुआ था सर, 50 दिन का है जो कोरोना के टाइम है। उस समय वेज भी इंक्रीज किया गया था, 180 रुपये से बढ़ा करके 203 या 206 रुपये कर दिए गए हैं। इसका जो 150 दिन हुआ शायद उसी दौरान हुआ था। देखिए राज्य बाय राज्य पे वेरी भी करता है, छत्तीसगढ़ में इससे भी ज्यादा दिनों की संख्या है तो उसको कार्य दिवस बोला जाता है, कितने कार्य दिवस हैं। तो ये राज्य बाय राज्य भी वेरी करता है, बहुत सारे राज्यों ने ऐसा किया है कि अपना कार्य दिवस बढ़ाया भी है। मनरेगा बहुत बड़ी योजना है, सूचना का अधिकार, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिया हुआ बहुत बड़ा अमूल्य योगदान है, इसको आप भुला नहीं सकते हैं। चलते हैं बजट के बारे में पढ़ने के लिए। देखिए मैंने पहले भी बताया था, जो एक्रोनिम वगैरह आते हैं जैसे कि GYA अन्न ज्ञान, तो इस बार के बजट का फोकस एरिया जो है वो गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और नारी शक्ति है। तो ये गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पे क्या है, कैसे है? देखिए इस बार का जो बजट था वो अंतरिम बजट था, यानी कि इस बार के सरकार को मई 2024 में इलेक्शन होकर नई सरकार चुनने में आ जाएगी फिर से। शायद वो प्रधानमंत्री दोबारा चुन के आए, मोदी जी ही आए, लेकिन हो सकता है कि वो चुन के ही आएंगे, हो सकता है आए या नहीं आए, कोई मुझे पता नहीं है, लेकिन इलेक्शन होगी। इसलिए इंतरिम बजट इसलिए जारी ही किया जाता है क्योंकि सरकार के पास फ्लेज मेजोरिटी है ही नहीं कि वो 1 साल तक के लिए सरकार चलेगी। जब सरकार ही नहीं चलेगी तो वो एक अंतरिम व्यवस्था करके जाते हैं कि अगली सरकार जो आएगी वो अपने हिसाब से बजट बनाए। दूसरी बात अंतरिम बजट पेश करने का ये भी होता है कि अगर मान लीजिए आपने बहुत बड़ी वो लोक लुभावन में घोषणा कर भी दिया, आपने बहुत बड़े बड़े योजनाओं का नाम ले भी लिया और आपकी सरकार ही चली गई, तो फिर क्या ही होगा आपका? वो योजना अगर चाहे तो अगली सरकार निरस्त कर सकती है। इसलिए ये प्रथा चली आ रही है कि जब अंतिम बजट का घोषणा हो तो उसमें जो है कि किसी भी तरीके का लोक लुभावन वादे नहीं आए। तो इस बजट में भी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि आप बजट एक कंटिन्यूएशन का बजट है, जो पिछले 10 साल का प्रोग्रेस रिपोर्ट है या रिपोर्ट कार्ड है सरकार का, वो इसके बजट में दिखता है। तो गरीब के बारे में सरकार ने क्या क्या काम किया है, युवा के बारे में सरकार ने क्या क्या काम किया है, अन्नदाता यानी किसान के बारे में सरकार ने क्या क्या काम किया है, नारी शक्ति यानी कि महिलाओं के लिए क्या क्या सरकार ने काम किया है, उन्हीं सब चीजों को देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से ये एरिया बहुत आसान है, सबको समझ में आएगा, इसमें समझने में कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए गरीब के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो गरीब जो है कि पिछले 10 वर्षों में, म्यूट कर लेंगे, कोई माइक ऑन नहीं रखेंगे। पॉवर्टी रिडक्शन यानी कि गरीबी उन्मूलन जो है 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर लाया गया है। इसका क्या मतलब होता है? 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुआयामी गरीबी। गरीबी कितने प्रकार का होता है आपको पता है? गरीबी 2 प्रकार का होगा। एक होगा कि जो है कि बेसिक जिसको पॉवर्टी होती है, और एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। समझ रहे हैं? बेसिक पॉवर्टी क्या है? जिसको कि जो बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब भी नहीं मिल पाता है, वो जो है कि उसको बेसिक गरीब बोला जाता है, वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर कहलाता है।
रिलेटिव पॉवर्टी क्या है कि आप किसी के तुलना में कितने गरीब या अमीर हैं। जैसे कि आप किसी गरीब के तुलना में तो अमीर हैं, लेकिन अंबानी के तुलना में क्या है, आप गरीब हैं, तो वो सापेक्ष गरीबी है। तो हम लोग यहाँ किस गरीब के बारे में बात कर रहे हैं, बहुआयामी गरीबी, जो बहुत ही गरीब लोग हैं। तो 25 करोड़ बहुत ही गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया गया है। यानी कि जो बीपीएल कार्ड धारक थे 25 करोड़ लोग, उसको जो है कि गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया गया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि बहुआयामी गरीबी, यानी कि बेसिक टाइप की गरीबी। बेसिक गरीबी में क्या क्या लेंगे उसको, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंटरनेट, पेयजल, ये सब भी नहीं मिलता होगा, उन सब लोगों तक सरकार ने अपनी पहुंच बनाई है। ये आप आंकड़ा नोट कर लेंगे, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया है। मनमोहन सिंह की सरकार में 22 करोड़ लोगों को जो है कि गरीबी रेखा से बाहर किया गया था। उस समय जो है कि तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आई थी और वो काफी हंगामा हुआ था कि आप गरीबी कम करना चाहते हैं तो रुपया ही घटा दीजिए, तो उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। याद रखना है कि मनमोहन सिंह सरकार में 22 करोड़ लोग और अभी की मोदी सरकार में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है। इसमें एक टर्म आता है कॉस्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन। ये जानते हैं क्या होता है? गरीबी कम करने के लिए जो खर्च आता है उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन। कॉस्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन का मतलब ये हुआ कि आप क्या क्या करेंगे। नहीं, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाएंगे, उसको उज्ज्वला का सिलेंडर दे देंगे, उसको जो है कि पीएम क्या कहते हैं किसान योजना के तहत 2000 रुपये दे देंगे। इसी तरीके की कुछ कुछ चीजें करेंगे। या फिर वो मुफ्त अनाज वाला जो योजना है उससे जो है कि मुफ्त अनाज दे देंगे। तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लगता होगा। इस बार ये बजट में कहा गया है, ध्यान से सुनेंगे, कि कॉस्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन कम हुआ है और 2.5 लाख करोड़ के आसपास रुपए डीबीटी ट्रांसफर करने के कारण बचे हैं। ये बहुत बड़ा न्यूज है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, जिसको कि जैम बोलते हैं हम लोग, जनधन, आधार और मोबाइल से जो कनेक्ट होकर आज के समय आपके पास आता होगा। डीबीटी का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो गैस सिलेंडर आप खरीदने के लिए जाते हैं, उसकी सब्सिडी जो है कि आपको घूम के आती है। आप वहां पे ज्यादा पैसा जमा कराते हैं और उसकी सब्सिडी डायरेक्ट आपके मोबाइल में आती है। पहले क्या होता था, गैस सिलेंडर की सब्सिडी जो है कंपनियों को दे दिया जाता था। इंडियन ऑयल कंपनी जैसे मान लीजिए है, अब मान लीजिए कि एक गैस सिलेंडर का कीमत जो है कि 1000 रुपया पड़ता है। तो भारत सरकार क्या करती थी कि इंडियन ऑयल कंपनी आपने कितना गैस सिलेंडर बेचा, तो सर 5000 गैस सिलेंडर मैंने बेचा। तो उसको क्या करता था कि ठीक है, आप जो आम जनता है उससे 500 रुपये दाम ले लेना और 500 रुपये हम तुमको सीधा 5000 सिलेंडर के हिसाब से गुना करके दे देंगे। लेकिन अब क्या हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, कि जनता से इंडियन ऑयल 1000 रुपये वसूलेगी और 500 रुपये सब्सिडी जो ये इंडियन ऑयल को सरकार देती थी पर सिलेंडर के हिसाब से, अब जनता का मोबाइल नंबर लिंक है, आपने सिलेंडर खरीदा, वो सरकार को इन्फॉर्मेशन गया, वहां से आपने इंडियन ऑयल को तो 1000 दिया था, लेकिन 500 रुपये सरकार आपके मोबाइल में डायरेक्ट दे देगी। ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, आप इसको जानते होंगे। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। कॉस्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन कम हुआ है इस डीबीटी के कारण, क्योंकि जो लीकेज होते थे वो सिलेंडर फिर गरीब को मिलेगा कि अमीर को मिलेगा, 500 रुपया वाला किसी को पता नहीं था, उसको रोका गया है। एक योजना है पीएम जनमत, जानते हैं पीएम जनमत एक योजना है, पीवीटीजी, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को सुविधा पहुंचाने के लिए, जो बहुत ही गरीब में से अति गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उस तरीके के लोगों को समझिए। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि जो वन में रहने वाले आदिवासी समूह हैं, अनुसूचित जाति जनजाति में वैसे लोग जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, उन तक सुविधा पहुंचाने के लिए एक योजना चलती है जनमत, पीएम जनमत, यानी कि समाज के हाशिए के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। आपने समझ लिया, दो तीन बातें समझी। एक, गरीबी में 25 करोड़ लोग की गरीबी कमी हुई। एक, डीबीटी से जो है कि कॉस्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन कम हुआ है। जनमत योजना से जो है कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को सुविधा पहुंचाने में लाभ मिला है। अब आगे आते हैं, इधर ही 17 सितंबर को जो विश्वकर्मा पूजा का दिन होता है, उस दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी होता है। आपको याद हो कि उनका बर्थडे जो है 17 सितंबर ही है। उन्होंने अपने जन्मदिन के ऊपर, हाँ 17 सितंबर 1950, और हमारे देश के ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं। लालू यादव की भाषा में कहेंगे तो क्या बोलेंगे कि अंग्रेज तो हमसे डर गया, हमारा जन्म लेने से पहले भाग गया था, है ना। ये हम सुन रहे थे, सांसद में एक दिन बोल रहे थे वो। हाँ, तो
कहाँ थे हम लोग? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पे। बहुत बड़ी स्कीम है ये। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंदर जो कलाकार हैं और कारीगर हैं उसकी सहायता हेतु ये एक योजना है। इसको समझ लीजिए इस तरीके से, जैसे कि आपके यहाँ मिस्त्री होगा, बढ़ई होगा, कारपेंटर होगा, उसके बाद कुम्हार होगा, दर्जी होगा, नाई होगा, धोबी होगा। इस तरीके के जो लोग हैं उनकी उन कलाकारों को, या फिर कलाकार में जो संगीत है वो हारमोनियम बजाने वाला या फिर ढोलक बजाने वाला, ये सब इस तरीके से बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। तो उन सारे कारीगरों को सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने जो है कि यह पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया है। उसमें उसको दो तरीके से लाभ है। एक तो उनको बहुत सारा पैसा जो है कि लोन में दिया जाएगा, और कुछ पैसा जो है कि उसको औजार वगैरह खरीदने के लिए 10 या कुछ 30,000 रुपये या 10,000 रुपया, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, वो दिया जाएगा। और उनको 1 महीने का स्किल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, और स्किल ट्रेनिंग अगर 1 महीने लेंगे तो 500 रुपया पर डे के हिसाब से उसमें पे भी किया जाएगा, ताकि आप मिस्त्री जाएगा स्किल ट्रेनिंग लेने, वो कमाएगा नहीं तो कैसे उसका परिवार चलेगा। तो वो ट्रेनिंग लेने के लिए तो जाएगा कि बढ़िया से ईटा कैसे जोड़ें, बढ़िया से प्लास्टर कैसे करें, बढ़िया से टाइल्स कैसे लगाएं। तो वहीं पे जो है कि उसको पैसा भी मिल जाएगा कि 500 रुपया आप कमाते थे दिन भर में, भाई पैसे भी ले लो, स्किल भी ले लो, फिर जो है कि ज्यादा चार्ज करना, अच्छा सीख लोगे तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना है। देखिए, डीबीटी योजना के बारे में मैंने जिक्र कर चुका है। एक पीएम स्वनिधि है जो स्ट्रीट वेंडर वाली योजना है। स्ट्रीट वेंडर मतलब क्या? जो कि रोड के किनारे रेड़ी पटरी लगाते हैं, वो चाट बेचते हैं, मोमो बेचते हैं, वो ठेला खोमचा वाले लोग जो होते हैं, उसको 78 लाख पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख लोगों को, 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को लोन मिल चुका है। उसमें 10,000 रुपये, 30,000 रुपये सबका लोन मिलता है। ये पता है ना आपको, पीएम स्वनिधि के तहत। तो गरीबी उन्मूलन में देखिए, इस चैप्टर में मैंने जितना भी योजना का जिक्र किया है, सीधा सीधा गरीबों को टारगेट करके है। ये चीज समझ में आ रहा है आपको? क्या क्या पढ़ा हमने? 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया, कॉस्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन कम किया, पीएफ जनमत योजना किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए, बहुत ही गरीब अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के लिए, जो पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए। पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए? कलाकार और कारीगर की सहायता के लिए। डीबीटी से जो है कि रुपये का लीकेज कम हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए? तो स्ट्रीट वेंडर के लिए, जो ठेला वाले हैं, खुमचा वाले हैं, मोमो वाले हैं, रेड़ी पटरी वाले हैं, आइसक्रीम वाले हैं, उनके लिए, सब्जी बेचने वाले हैं उनके लिए। तो 78 लाख ऐसे स्ट्रीट वेंडर को जो है कि अभी तक इस योजना का लाभ मिल पाया है। तो प्रॉपर्टी रिडक्शन यानी कि जो भारत सरकार की एक योजना है, वो गरीब के ऊपर जो फोकस है इस बजट में, वो इस तरीके से है। क्या ये गरीब वाला मुद्दा क्लियर हुआ आप लोगों का? जी सर। कोई दिक्कत? चलिए, अब जी युवा, तो पीएम स्वनिधि, हाँ बोलिए क्या बोलना है पीएम स्वनिधि के बारे में? ये जो अभी कुछ बोले हैं इसके बारे में क्या देखें, थोड़ी कर दीजिए। देखिए ये तो योजनाएं हैं सरकार की, क्योंकि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो हो हाँ। सकता है कि आप इसको कैच नहीं कर पाए होंगे। एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना करके था, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर, इसका फुल फॉर्म भी इसी तरीके से है। यस सर, स्वनिधि का फुल फॉर्म है स्ट्रीट वेंडर। हाँ, स्टेट वेंडर वगैरह करके ऐसे ही कुछ फुल फॉर्म बनाया हुआ उनका। वह योजना उन क्या कहते हैं, शहरी गरीब परिवारों के लिए था, जो कि रोड के किनारे ठेला खोमचा रिक्शा लगा के वो मोमो चाट बर्गर टिक्की ये सब बेचा करते हैं, सब्जी वगैरह बेचा करते हैं। उनकी सहायता के लिए कोरोना काल में यह योजना भारत सरकार के द्वारा लाया गया था, मोदी सरकार के द्वारा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि 10,000 रुपये के आसपास का लोन उनको मिलता है कि बढ़िया वाला ठेला खरीदेंगे, बढ़िया वाला मतलब कि कोई सामान खरीद लेंगे, ताकि उससे अच्छा से हम रोजगार कर पाए इसके लिए। ठीक है, तो उसी को पीएम स्वनिधि योजना कहते हैं। और बजट में, इस बार के बजट में कुछ नया नहीं है। जो पिछले 10 साल में योजनाएं मोदी सरकार ने लाई है ना, उसी योजना का वो उपलब्धि गिना रहे हैं कि हमने इतने इतने लोगों तक पहुंचाया, इतने इतने लोगों के लिए ये काम किया। कुछ भी नया नहीं है बजट में। और प्रधानमंत्री का भाषण जब मैं सुन रहा था, उसमें वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये बोल भी रहे थे कि इस बार के बजट में हमारा कंटिन्यूएशन ऑफ बजट है, और सरकारें जो भी आएंगी, चाहे मेरी सरकार आए या किसी और की सरकार आए, उसमें क्या होगा कि चीजों को, अब जब आप योजनाओं को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि आपकी पॉलिसी कंटिन्यूएशन में रहती है, तो उससे लोगों में स्थिरता आती है और समाज जो है कि सीधे सीधे विकास की ओर बढ़ता है। और ये सही बात है, कोई भी योजना में जब कंटिन्यूएशन रहता है, ये पढ़ेंगे मेंस में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे, अभी हो सकता है समझ में नहीं आए। चलते हैं, अगला लाइन है युवा। युवा का नया नाम क्या दिया है मोदी जी, पता है?
आप लोग अमृत पीढ़ी हैं, बस कोई अमृत घोर के पी नहीं ले। युवा का नया नाम अमृत पीढ़ी दिया गया है। अपना नया नाम आप लोग याद कर लीजिएगा कि युवा मतलब अमृत पीढ़ी। देखिए आपके लिए क्या किया गया है। एक तो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लाया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP जानते हैं ना, जिसमें कि 4 साल का अब ग्रेजुएशन होगा, पहले 3 साल का होता था, अब 4 साल का होगा, है कि नहीं? Yes, sir. बताइए ITS आरती मैडम, आप तो टीचर भी हैं, तो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोग पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल में? सर अभी तो ज्वाइनिंग ही नहीं है। अच्छा, अभी आप बट यही ट्रेनिंग दूर चलेगा। और ट्रेनिंग में ही है, ठीक। देखिए हम युवा के लिए क्या क्या गया है कि पिछले 10 साल में सरकार ने युवा के लिए क्या क्या किया है, बस यही जानना है इस बार का। हाँ, बोलना है किसी को कुछ, वही जानना है, ठीक है। PM श्री आप जानते होंगे, एक योजना है प्रधानमंत्री का स्कूल को अपग्रेड करने के संबंध में, यानी कि कुछ मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे पूरे भारत में। तो 15,000 के आसपास जो है कि स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड करना मतलब क्या होता है कि स्कूल पहले से है और उसको जो है कि अच्छे से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, उसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, बढ़िया स्विमिंग पूल होगा, बढ़िया क्लासरूम होगा, बढ़िया जो है कि उसका लैब होगा, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बोर्ड उसमें लगे रहेंगे, बढ़िया खेलने का फैसिलिटी होगा। तो उसको क्या कहते हैं, मॉडल स्कूल। यानी कि प्रधानमंत्री PM श्री योजना के तहत 15,000 स्कूलों को अपग्रेड करेंगे, उसको विश्व स्तर का बनाएंगे। ये भी युवा के लिए जो है कि प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। उसके बाद आप जानते हैं स्किल इंडिया मिशन के तहत स्किल दिया जाता था, ये बहुत पहले से चल रही है। एक हायर एजुकेशन 2015 से ही चल रही है स्किल इंडिया मिशन। हायर एजुकेशन के लिए जो है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं। तो इस सरकार ने अपनी उपलब्धि गिनाई है कि 7 साल में जो है कि पिछले 10 साल में 7 IIT इन्होंने खोला है, 16 ट्रिपल IIT खोला है, 7 एम्स खोला है, 7 IIM खोला है और 15 जो है कि नए एम्स खोले हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेंस में ये लिखने में काम आएगा कि 7 IIT, 16 ट्रिपल IIT, 7 एम्स और 7 IIM और 15 जो है कि एम्स। तो आप जानते हैं कि IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही रिनाउंड संस्था है। ट्रिपल IIT जो है कि ये इंफॉर्मेशन क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले का ही एक जो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टाइप का एक ब्रांच होता है, उसी के लिए ये स्पेशल एक संस्थान होता है ट्रिपल IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टाइप करके इसका नाम है। इसका एक ब्रांच भागलपुर में भी है, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में ही इसका एक खुला हुआ है। एक कॉलेज यहाँ भी है भागलपुर में, बिहार का एक कॉलेज भागलपुर में ही है। एक IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि बोध गया में है आपका बिहार में। और तो 7 नए IIM खुले हुए हैं, जैसे IIM अहमदाबाद हो गया, IIM मुंबई हो गया, IIM बेंगलुरु हो गया। ये तो बहुत टॉप क्लास का IIM है। 15 एम्स खोले गए हैं, जिसमें कि बिहार में आपका 2 एम्स है, एक तो पटना में चल रहा है और एक दरभंगा में बनने वाला है, ठीक है। तो ये हायर एजुकेशन में इस सरकार की उपलब्धि है। उसके बाद शिक्षा से हटके तब रोजगार की बात कर लेते हैं। युवाओं को रोजगार के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। PM मुद्रा योजना, आप जानते हैं कि मुद्रा योजना जो है कि सिडबी के तहत चलता था, जिसमें कि लोन दिया जाता है, उसमें शिशु लोन, उसके बाद युवा तरुण करके इस टाइप का लोन है। हाँ, MSME को भी दिया जाता था। तो इस तरीके का ये लोन मिलता है इसमें। तो लोन के इस मुद्रा योजना में इस बार का एक नया चीज ये आया है कि फंड्स ऑफ फंड बनाए जाएंगे, यानी कि उसी मुद्रा योजना के तहत जहां जिससे कि लोन बांटती थी सरकार, उसी में से एक फंड क्रिएट किया जाएगा उसी योजना के अंतर्गत। और वो फंड सिर्फ नए युवाओं के लिए दिए जाएंगे, वो नए स्टार्टअप वाले के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये फंड्स ऑफ फंड बनाया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया आप जानते हैं, स्टैंड अप इंडिया, क्रेडिट गारंटी वगैरह जानते हैं। खेल कूद के लिए जो है कि बहुत बड़ी बात है, जैसे कि प्रज्ञानंदन वगैरह का नाम भी लिया गया था, अगर आपने बजट भाषण सुना हो तो। एक नया चीज जो बजट से हट के है, आपको बजट में नहीं दिया गया है इस चीज, मैं बता देता हूँ कि जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है, वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी खेल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। यह खेल प्रशिक्षण केंद्र दिव्यांग जनों के लिए है। आप जानते हैं कि जो दिव्यांग जन है, जो विकलांग लोग हैं, उनके लिए ये स्पेशल खेल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है जबलपुर में। ये पूछ भी सकता है आपसे, तो इसको ध्यान रखें। तो युवाओं के लिए मोदी सरकार ने इतना ही किया है, और बाद में की रोजगार वगैरह कितना दिया है तो आप लोग देख ही रहे हैं। जिनको मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो हम क्या करें। अब चलते हैं किसान के ऊपर। अन्नदाता, किसान का नया नाम क्या है? अन्नदाता। अन्नदाता भारत का भाग्य विधाता, ठीक है। ये एकदम टैग लाइन है, ये सब याद रखिए। हम भी लिख के लाए हैं, ये बजट में नहीं था, हम अपने से लिखे हैं इसमें।
ये अन्नदाता, भारत का भाग्य विधाता। इस भाग्य विधाता का 2022 में क्या होने वाला था? इनकम डबल होने वाला था, लेकिन किसी का इनकम डबल हुआ नहीं। देखते हैं क्या क्या हुआ है किसान के बारे में, सरकार ने क्या क्या किया है पिछले 10 सालों में। एक तो जो बहुत बड़ी योजना है पीएम किसान सम्मान निधि, जिसमें आप जानते हैं कि एक साल में 6,000 रुपये, 2,000 रुपये पर 3 मंथ के हिसाब से 3 बार मिलता है वो। ठीक है, तो हर लगभग बहुत सारे किसानों को, बहुत सारे किसान यानी कि 60-70% किसानों को ये हर साल 6,000 रुपये मोदी जी देते हैं। 500 रुपये करके महीने के हिसाब से ये पड़ता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ये पैसा मिलता है 6,000 रुपये। उसके बाद एक पीएम फसल बीमा योजना है। ये योजना क्या है कि फसल का आप बीमा करवा लीजिए, जैसे कि आप गेहूं बुनते हैं या धान बुनते हैं या फिर आप सरसों मक्का कुछ भी लगाते हैं, मान लीजिए, हाँ, तो वो क्या होता है कि उसको लगाने के बाद आप एक इंश्योरेंस करवा लीजिए 2 रुपये पर बीघा, 5 रुपये पर बीघा के हिसाब से, कि मैंने इस बार जो है कि चना लगाया है, हो सकता है कि चना आते टाइम में खराब हो जाए बरसात के कारण। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए जो है कि वो आप वही समझ लिए, बीमा इंश्योरेंस है, फसल का इंश्योरेंस है ये। उसके बाद ई नाम है, नेशनल एग्रीकल्चर जो है मंडी को जोड़ा गया है, ई नाम मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को जोड़ा गया है, जो सरकार ने किया है। ये बहुत पुरानी योजना है, इसके बारे में आप जानते थे। मैं जो बात कर रहा था कि इस अन्नदाता का 2022 में जो है कि 2 गुना इनकम होने वाला था, ये अशोक दलवई समिति के रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि अगर किस सरकार को आगे बढ़ना है, किसानों को आगे बढ़ाना है, अशोक दलवई जी ने ये कहा था कि किसानों के इनकम को डबल करना ही होगा। और दूसरी बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है किसान के ऊपर फोकस करना, कि अगर भारत के विकास दर को 10% से आगे बढ़ाना है, यानी कि 10% जीडीपी ग्रोथ रेट लाना है, तो 15% कृषि निर्यात को करना पड़ेगा। यानी कि हम जो टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 15% एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का हो, तभी जा करके इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% हो पाएगा, डबल डिजिट ग्रोथ जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये लाइन समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना है? समझ में आ रहा है? यस सर। जिन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए, क्योंकि बहुत तेजी में बहुत सारी चीज हम पढ़ा के निकलते जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए, हमको लगता है सब समझ रहे हैं। जी सर, जी सर। ठीक, ओके। ये ध्यान रखिएगा, अशोक दलवई समिति का रिपोर्ट है कि 2 गुना जो है कि फार्मर का इनकम हो, और अगर भारत के विकास दर को 10% से बढ़ाना है तो 15% कृषि निर्यात करना ही पड़ेगा, टोटल एक्सपोर्ट का 15%। ठीक है, एक और बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो इस बार बजट में उभर के आया है, बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये सब तो छोटा मोटा इंफॉर्मेशन था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोडेक्स एलिमेंट्रीज। जानते हैं ये क्या है कोडेक्स एलिमेंट्रीज? कोडेक्स एलिमेंट्री क्या है, कोई जानते हैं तो बताइए। देखिए, कोडेक्स एलिमेंट्री एक संस्था है जो कि खाद्य पदार्थों का मानकीकरण करता है। मानकीकरण मतलब कि वो स्टैंडर्ड तय करता है कि इस खाद्य पदार्थ में कितना जो है कि यूरिया डाला गया है, कि किस खाद्य पदार्थ में कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है, ये सब होता है ना मानकीकरण में। ISI जो हाँ, ISI टाइप का जो FSSAI है, ठीक है, वो फसाई है, वो भी करता है, या फिर ISI मार्का जो आप जानते हैं। तो उसी तरीके का एक कोडेक्स एलिमेंट्री है, ये भी क्या करती है कि फूड का स्टैंडर्ड तय करती है। ये 1963 से ही काम करते आ रही है, ये संस्था बहुत पुरानी संस्था है। और इस बार का एक नया बात ये है कि ये कोडेक्स एलिमेंट्री ने भारत को एशिया का प्रतिनिधि बनाया है। किस बात के लिए? कि श्री अन्न जो ज्वार बाजरा जो मोटे अनाज होते हैं उसका मानकीकरण करने के लिए भारत को जिम्मेदारी दिया गया है। यानी कि भारत तय करेगा कि किसका ज्वार कितना अच्छा, किसका बाजरा कितना अच्छा, कहाँ के ज्वार में कम खाद दिया जाता है और कहाँ के बाजरे में ज्यादा प्रोटीन रहता है, ये कौन तय करेगा? अब भारत तय करेगा। दूसरी बात, बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, आप जानते होंगे इसका नाम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भारत से बहुत बड़ी मात्रा में ज्वार बाजरा रागी यानी मोटा अनाज खरीदने जा रहा है, जिसको कि आप श्री अन्न बोलते हैं।
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा वो मात्रा में अनाज खरीदेगा। दूसरी बात, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इस बात को माना है कि पूरे विश्व का अगर पेट भरना है इस जलवायु परिवर्तन वाली स्थिति में भी, जबकि या तो कब पता नहीं कब ज्यादा वर्षा हो जाएगा, कब ज्यादा धूप हो जाएगा, कब बाढ़ हो जाएगा, जब कब सुखाड़ हो जाएगा, इसका कोई पता जब नहीं है, फिर भी ये जो मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, इस टाइप के, इस अनाज से गरीब लोगों का और पूरे विश्व के 8 मिलियन जनसंख्या का, मिलियन नहीं, वो ट्रिलियन या बिलियन कुछ में होगा, 800 करोड़ जनसंख्या से भी ज्यादा है पूरे वर्ल्ड का, उसका पेट भरा जा सकता है। क्यों माना है? क्योंकि 2023 का वर्ष जो है कि बाजरा का वर्ष घोषित किया गया था, ये भारत का ही प्रस्ताव था। तो इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से जानेंगे कोडेक्स एलिमेंट्री के बारे में। खाद्य पदार्थों का मानकीकरण करने के लिए भारत को एशिया का लीडर बनाया गया है। एशिया में चाइना भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, ये भी आप बात जान रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज था कोडेक्स एलिमेंट्री का। तो हम लोगों ने किसके किसके बारे में पढ़ लिया बताइए। ये हो गया, गरीब हो गया, युवा हो गया, अन्नदाता हो गया, अब कौन बच गया? महिला बच गया। तो बताइए महिलाओं के बारे में क्या क्या हुआ है, कुछ तो बताइए आप लोग। महिला उद्यमी योजना, हाँ, सभी और कुछ जो दे दे के सिखाया। और तो बजट वाली बताना है। हाँ, नहीं नहीं, पिछले 10 साल में जो भी हुआ है बताइए ना, बजट में भी तो वही है, नया कुछ थोड़ी है। तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, खेल में भी 33%, फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल जो उसमें एडमिशन लेना उसके लिए, और फिर जीविका में भी दिया गया है। सुनिए महिला उद्यमी योजना है, फिर युवा उद्यमी योजना जिसमें महिलाएं भी है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आरती आप, लेकिन ये सारी बात जो है कि बिहार सरकार ने किया है, केंद्र सरकार की बजट हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताया, ये बिहार सरकार की इनिशिएटिव है। हम लोग यहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ रहे हैं, मोदी जी की योजनाएं पढ़ रहे हैं, नीतीश जी की नहीं, ठीक है। तो मोदी जी ने क्या किया है वो हम बताते हैं। आपने जो भी बताया वो सही था, उसमें कोई डाउट नहीं। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो भी हमारे माताएं बहनें हैं वो ये इस चीज को जान के बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे आप कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपका 37% हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि वह 1/3 से 4% ज्यादा ही है, महिला जो है अब लेबर फोर्स में दिख रही है। यानी कि हर 4 में से 1 महिला, 33% से ज्यादा ही है ना, तो 37% महिलाएं जो है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो हो चुका है। पहले जो है कि 23% महिलाएं थी, यानी कि 100 में 100 अगर वर्कर था तो उसमें 23 महिलाएं काम करती थी। अब अगर 100 वर्कर है तो उसमें 37 महिलाएं काम कर रही है। ये बहुत ही बड़ा चीज है। आप इस चीज को अच्छे से ध्यान देंगे और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा भी देते हैं आपको कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी दर बढ़ के भारत में 37% हो गया है, जबकि यह आंकड़ा 2017-18 में जो है कि 23% था। एक संस्था है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके हिसाब से ही ये आंकड़ा है और ये जो आंकड़े जारी किए हैं और भी आंकड़े जो जारी होती है, ये एक जो है कि प्राइवेट संस्था है, ये सरकारी संस्था नहीं है। सरकारी संस्था जो है वो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन NSO, जो जारी करती है पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे। ये बता रहा है कि महिलाओं की भागीदारी भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में बढ़ रहा है, यानी कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। दूसरी बात ये भी बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और भी बढ़ी है। वो किसके कारण बढ़ी है? वो SHG के कारण बढ़ी है। SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। उस विलेज स्वयं सहायता समूह का आप नाम सुने होंगे कि स्वयं सहायता समूह, इसमें क्या होता है कि जो एक प्रकार के काम करने वाली महिलाएं होती है, जो एक उद्देश्य के जो लोग होते हैं वो अपना एक कलेक्टिव ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि सिलाई करने वाली महिलाओं का एक ग्रुप है, वो क्या कर रही है कि सब दीदी लोग बैठ जा रही है गांव में और सब मिलके सिलाई कर रही है और कुछ पैसे भी जमा कर रही है। इस तरीके से ही चलता है ना स्वयं सहायता समूह। आप जानते होंगे, ये गाँव में अगर रहते होंगे तो ये पता होगा आपको। विलेज एरिया में स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ी है। तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा समाचार तो यही था। दूसरा सबसे बड़ा न्यूज जो आ रहा है पॉजिटिव न्यूज,
कि एक स्टेम होता है, आप जानते हैं स्टेम क्या होता है? स्टेम कोर्स होता है, साइंस साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। टेक्नोलॉजी। ये पहले जो है कि प्रीडोमिनेंटली पुरुषों का क्षेत्र था, इसमें पुरुष ही ज्यादा पढ़ते थे। जैसे कि जो सुधा मूर्ति जी हैं, वो शायद भारत की पहली महिला इंजीनियर हैं। ये नारायण मूर्ति की पत्नी, वो इनका क्या इन्फोसिस है ना, इन्फोसिस के जो मालिक है नारायण मूर्ति, यस उन सर, यस सर। हाँ, उनकी पत्नी सुधा मूर्ति जी हैं, वो शायद पहली महिला इंजीनियर ही हैं। या फिर नहीं भी हैं अगर पहली ना, फिर भी उस समय इंजीनियरिंग में महिलाओं की संख्या तो नगण्य होती थी। अरे उस समय तो छोड़ो, हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज गए थे, हमसे पहले भैया लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे से 1 साल पहले गए थे, वो बताते थे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़की की संख्या 1 है। और किसी किसी कॉलेज के मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हालात तो ये था कि वहाँ एक भी लड़कियां नहीं होती थी। सीएस में होता था, मैकेनिकल में नहीं होता था। क्यों नहीं होता था भाई? तो मैकेनिकल वाला क्या करेगा? तो कार बनाएगा, मोटरसाइकिल ठीक करेगा और ट्रक बनाएगा, तो उसमें महिलाएं जाके क्या करेंगी? तो अभी का ये हालात है, तब की बात तो तब होगी। लेकिन जोक सपाट, अभी जो है स्टेम सेक्टर में, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ वाले में 47% हायर एजुकेशन में जो है कि 43% भागीदारी आई है, जबकि ये आंकड़ा कुछ साल पहले जो है कि 27% पे था। ये हायर एजुकेशन एनरोलमेंट रेट है। एनरोलमेंट रेट मतलब कि उच्च शिक्षा में जो है महिलाओं का नामांकन रेट, यानी कि उच्च शिक्षा वाला क्या, स्टेम कोर्स वाला, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ कोर्स वाला। ये क्यों हुआ है? एक जो विज्ञान ज्योति योजना चल रही है, जिसमें कि महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आने के लिए सरकार प्रोत्साहित करती है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डीएसटी है भारत सरकार का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस दोनों ने जो है कि इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो दूसरी बहुत बड़ी खबर है, जो वर्ल्ड लेवल की खबर है महिलाओं के बारे में, हायर एजुकेशन में 28% महिलाओं का एनरोलमेंट रेशियो हो गया है। 100 में से 28 महिलाएं हैं। ये हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े कंट्री से भी ज्यादा हायर एजुकेशन में भारत की महिलाएं, भारत की बेटियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। मतलब कि पीजी कर रही हैं, पीएचडी कर रही हैं, रिसर्च के सेक्टर में जा रही हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में जा रही हैं। एक बहुत बड़ा चीज हुआ था कोविड के समय पे कि जो है कि बहुत सारे बच्ची, और लड़कों का भी क्लास छूटा था, लेकिन कोविड के बाद बहुत सारी बच्ची जो छात्राएं थी, उनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कम हो गया था, जिसको जीईआर बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। लेकिन तुरंत ही बाद, कोविड के उभरने के 1-2 साल के बाद ही ऐसा डाटा आया है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी बच्चियों का, छात्राओं का, महिलाओं का बढ़ गया है। ये भी पॉजिटिव संकेत है। ये तो महिला एजुकेशन की बात हो गई। महिला का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात हो गई, महिला श्रम बल में कितनी है, महिला पढ़ने में कितनी आगे है। अब महिला गरिमा की भी बात है, फिर महिला स्वास्थ्य की बात भी करेंगे, डिटेल में महिलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। महिला गरिमा में 3 तलाक को खत्म कर दिया गया है, मुस्लिम महिलाओं के लिए 2017 में भी हो गया है। 33% जो है कि लोकसभा एवं विधानसभा में इनको लिए सीट रिजर्व कर दी गई हैं, ये आप जानते हैं। और एक आंकड़ा जो कि काफी अच्छा लगा सुन के, पीएम आवास योजना, जिसको केंद्र आवास योजना पहले बोलते थे, उसके तहत महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में 70% महिलाओं को संयुक्त या एकल स्वामित्व है। आप समझिए, 2011 में जो जनगणना हुआ था, जिसको कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बोलते हैं, 2011 वाले का नाम यही था। उस समय क्या था, महिलाओं के पास स्वामित्व मात्र 12% हाउस होल्ड का था। आप अपने घर में देखिए ना कि पापा के नाम से जमीन है कि मम्मी के नाम से जमीन है, पापा के नाम से मकान है कि मम्मी के नाम से मकान है, तो पापा के नाम से मकान है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान बनाने के लिए पैसे देती है सरकार, इसको इंदिरा आवास बोलते हैं गांव में, उसमें जो स्वामित्व दिया गया है इस बार महिलाओं को दिया गया है। मतलब कि जो इंदिरा आवास पास हुआ है, वो किसके नाम से पास हुआ है? ज्यादा महिला के नाम से। वो कितना हो गया है? 70% हो गया है। बजाय उसमें 2011 में कितना था? 12%। तो बढ़ के कितना हो गया? 12 पंचे 60, 10 70, बरसक 72, 6 गुना से ज्यादा बढ़ गया है ना? तो ये जो है कि महिला के बारे में था। मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है? समझ में आया? 1 मिनट वेट करेंगे, पानी पी रहे हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए। यस सर। अरे और लोग पढ़े बोलिए थे, भाई। भूल गए अभी। क्या?
सर पढ़े थे, उसको लिखे भी थे, भूल गए अभी। भूल गए? बताइए। खुशबू, दिलीप, मीनू, पूनम, सोनाली, रोहित, भारती, सोना, उमाशंकर, अभिलाषा, समझ में आ रहा है? आ रहा है। अब महिला स्वास्थ्य के बारे में जिक्र करेंगे। देखिए, इतना डिटेल में ये चीजें इसलिए बता दे रहे हैं ताकि अब आगे जो भी आप योजना पढ़ें या फिर करंट अफेयर पढ़े ना, उसमें आपको फायदा होगा। इसलिए हम इतना जिक्र करते जा रहे हैं, हर चीजों को, एक एक चीजों को डिटेल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सारा पिछले 10 साल का योजना है। यही घूम फिर के पूछा भी जाता है, आप जानते भी हैं कि ये योजना कब आया, उस योजना में क्या होता है। तो थोड़ा सा और छूटा हुआ। क्या बोले? ऐसा राइटिंग में भी सर काफी अच्छा होता है। मेंस के दृष्टि से भी बहुत काम आने वाला है, और ये मेंस में काफी काम आएगा। पीटी वाला तो कल मैंने पढ़ाया था, आज मेंस वाला पढ़ा देता हूँ, कल फिर जो है कि पीटी वाला पढ़ा दूंगा। मतलब पीटी मेंस ऐसा कुछ होता नहीं है कि वो उससे ज्यादा सवाल पीटी में आ सकते हैं, मेंस में इससे ज्यादा सवाल आ सकते हैं। और आज वाला थोड़ा आसान भी लग रहा होगा, लग रहा है ना आप लोगों को आसान? चलिए महिला स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। जो सर्वाइकल कैंसर होता है, जो गर्भाशय का कैंसर होता है, उसके बारे में टीकाकरण की बात की गई है कि उसके लिए टीका लाया जाएगा। एक पेट टेस्ट होता है, आप जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर को जांच करने के लिए, गर्भाशय के कैंसर को जांच करने के लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम है पेट टेस्ट। ये पूछा जा सकता है पीटी में, बीपीएससी के पीटी में भी पूछ लेगा आपसे कि पेट टेस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जैसे एलिसा टेस्ट है, किससे संबंधित है बताइए तो? एड्स से संबंधित है। उसी तरीके से पेट टेस्ट किससे संबंधित है? सर्वाइकल कैंसर से। इसमें जो है कि सब्सिडी बढ़ाया गया है। पेट टेस्ट के जो भी मतलब कि इक्विपमेंट वगैरह खरीदे जाएंगे मेडिकल वाले, ये जांच घर वालों के द्वारा, उसके लिए सब्सिडी बढ़ा दिया गया है। तो दो बातें होंगी, एक तो सर्वाइकल कैंसर का टीका लाया जाएगा, ये सरकार ने कहा है। पेट टेस्ट के लिए सब्सिडी बढ़ाएगा, यानी कि सर्वाइकल कैंसर के जांच के लिए सब्सिडी बढ़ाया जाएगा। इसके कारण क्या हुआ है कि जो वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है, इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। और आज आप देखेंगे कि समाज में भी और ऐसे भी यूट्यूब के माध्यम से भी आज के समय में सेक्स एजुकेशन के ऊपर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर काफी चर्चाएं हो रही है। और इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है कि शर्माना है, जो है उस पे ऊपर बात करनी है। इवन कि जो ओ माई गॉड 2 मूवी आया है, वो पूरे के पूरे जो है कि इसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर है। तो उसको आप लोग देख सकते हैं, वो अच्छी मूवी है। उसको मैंने देखा था इधर। मैं मतलब कि ये पिछले साल 1 या 2 मूवी ही देखा हूँ, उसमें से एक मूवी वही ओ माई गॉड 2 है। और इस साल मैं अभी तक एक भी मूवी नहीं देख पाया हूँ। 12th फेल सोच रहा हूँ देखूंगा, पता नहीं 1 महीने तो निकल गए मेरे, दूसरे महीने का भी कितना दिन चला गया, टाइम मिल नहीं पाता देखने का मूवी। तो पिछले साल 1 या 2 ही देखा है, उसमें एक ओ माई गॉड 2 देखा और एक वाला तो क्या देखा नाम भी याद नहीं मुझे। आशा वर्कर का हेल्थ इंश्योरेंस किया गया है, जानते हैं आशा क्या होता है? आशा वर्कर के बारे में जानते हैं? मेडिकल से रिलेटेड। हाँ, एसोसिएटेड मेडिकल। और बताइए। हाँ, हेल्थ वर्कर, हेल्थ एसोसिएटेड ऐसे करके कुछ नाम है उसको। वो आशा जो है कि एक हेल्थ वर्कर है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया गया है इस बार। ठीक है, तो 3-4 चीजें जो हमने पढ़ा है उसको थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा महिलाओं के बारे में? स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में जो है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, वो उसका एनरोलमेंट बढ़ा है, 43% हो गया है। हायर एजुकेशन में उसका एनरोलमेंट 28% हो गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यानी कि श्रम बल भागीदारी में उसका जो है कि संख्या बढ़ के 37% हो गया महिलाओं का। जीआरई जो है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है, वो बढ़ गया है। महिला की गरिमा के लिए 3 तलाक जो है कि समाप्त कर दिया गया है। 33% जो है कि लोकसभा में, विधानसभा में उसके लिए सीट रिजर्व कर दी गई है। पीएम इंदिरा आवास योजना के तहत जो पीएम आवास योजना है, उसमें जो है कि 70% जो घर का स्वामित्व दिया गया है, वो महिलाओं के नाम से ही पास किया गया है। महिला स्वास्थ्य के लिए सर्वाइकल कैंसर का टीका इस बार लाया जाएगा। पेट टेस्ट के लिए जो है कि सब्सिडी बढ़ाया गया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। और आशा वर्कर का हेल्थ इंश्योरेंस किया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 चीजों को पढ़ा। और जो है कि और भी चीजें हैं, जैसे कि नीति आयोग के एक सदस्य हैं VK शाश्वत, आप जानते होंगे। उन्होंने भी 2-3 चीजें कहा है कि जो पीएम फॉर्मुलेशन है और किसान संपदा योजना है, इसको बढ़ाया जाए और किसानों के ऊपर विशेष ध्यान देने की बात है। और उसी के कदम में आज ही क्या कहते हैं, भारत सरकार के द्वारा जो घोषणा किया गया है, चौधरी चरण सिंह
आप जानते होंगे, इनको जो है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न दिया गया है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। पीवी नरसिम्हा राव, ये भी भारत के प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव ये प्रधानमंत्री थे भारत के, इनको भी भारत रत्न मिला है। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना, ये किसान के बहुत बड़े नेता थे। इनके मतलब कि समाधि स्थल का भी नाम किसान घाट है, आप जानते हैं, दिल्ली में है किसान घाट। उनका बेटा जो है कि ये उनका पोता है, ये जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह का। उनका बेटा तो मर गया, कोरोना में ही मर गया। वो भी बड़े लीडर थे, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन वो आईआईटी से पढ़े थे। उसके बाद फिर एमआईटी जो अमेरिका वाला है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां से भी पढ़ लिख के आए थे। तो 5 लोग का हो गया। क्या कहते हैं, एक कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। उसके बाद फिर लाल कृष्ण आडवाणी, भारत के प्रधानमंत्री। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। पीवी नरसिम्हा राव, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। और एमएस स्वामीनाथन, जो है कि भारत के कृषि जनक के बहुत बड़े महान वैज्ञानिक। इन लोगों को भारत रत्न मिला है। तो इस प्रकार से मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो, 2 क्वेश्चन सर। पूछो तुम। हाँ सर, बोल रहे